ये हर काम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता, याद रहो आपके लिए किया जाता है। वो युग अलग था, अब ये दौर अलग है। इसका पार्टी को मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी, मैंने कुछ सीखा होगा, कुछ अनुभव होगा, मेरे अनुभव का लाभ उठाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आज भी सारे प्रकार से 10-5 साल 15 साल तक हम एक्टिव रह की पार्टी करते। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट विद ऋतुराज। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिनकी चर्चा मध्य प्रदेश में हर वक्त होती रहती है। उनके नवाचारों की चर्चा, उनके जो वे अपने क्षेत्र में काम करते हैं, विकास के, लोगों की सेवा के, उसकी चर्चा। आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक पंडित गोपाल भार्गव जी। आपने देखा होगा, व्यक्ति जीवन में पैसों का हिसाब किताब रखता है, बही खाते रखता है और ऐसे तरीके से अपने पूरा लेखा जोखा रखता है कि मैंने इसको ये दिया, वो दिया, इस तरीके की चीज़ें रखता है। लेकिन गोपाल भार्गव जी के पास जो जितने भी लोगों की उन्होंने सेवा की अपने जीवन में, जो स्वास्थ्य के संबंध में सेवा होती है या किसी भी क्षेत्र में जो पीड़ित व्यक्ति उन तक आता है उनकी सेवा होती है, जिसमें उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, मतलब वो व्यक्ति कहाँ से आया, उसका इलाज किस डॉक्टर के पास हुआ, किस डेट में वो डॉक्टर के पास गया, इस तरीके से पूरी जानकारी इस लेखा जोखा में रहती है। और इसी विषय में आज हम उनसे मिलकर जानेंगे कि इनके मन में ये कब ख्याल आया और इस तरीके से ये नवाचार की शुरुआत कहाँ से हुई। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार। आपका ये जो नवाचार देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमने हमारे बुजुर्गों को देखा है कि वो पैसों का हिसाब किताब तो रखते हैं या बाकी चीज़ों का बही खाता रखते हैं, लेकिन इस तरीके से मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई अपने जो जिन लोगों की मदद की या सेवा की उनका भी हिसाब किताब रखे या उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी रखे। तो ये आपके मन में कब ख्याल आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, राजनीतिक जीवन में अनेक लोग आते हैं, हम किसी उद्देश्य को लेके आते हैं। मैं मान के चलता हूं कि एक लंबे राजनीतिक जीवन को जीते हुए मैं लगभग छात्र राजनीति में 1975 में जब जेपी मूवमेंट हुआ, इमरजेंसी लगी, उस समय से मैं लगातार एक्टिव हूँ। तो लगभग 50 वर्ष मेरे कुल मिला के 1975 से लेके और 75 से लेके और अभी ये 26 जा रहा है, 51 वर्ष होने वाले हैं। तो पहले मैंने छात्र राजनीति की, विद्यार्थी परिषद की, और इमरजेंसी लगने के बाद मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना। उसके बाद में इंदिरा गांधी का हत्या की वारदात हुई और उसके बाद में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा 1984-85 में। तब से लेके मेरा यह 9वां कार्यकाल है जब मैं विधायक हूँ। बीच में मंत्री भी रहा, 20 साल अपोजिशन में रहा, नेता प्रतिपक्ष भी रहा, अनेकों और भी संगठन के पदों पर रहा, जिलाध्यक्ष भी रहा पार्टी का। सब मेरी कल्पना यह है कि राजनीतिक जीवन में रहते हुए हमें कुछ इस प्रकार से नया करना चाहिए जो आमतौर पर लोग करते हैं राजनीति में। चुनाव आते हैं, लोग कहते हैं कि भैया हम खड़े हुए, हमें वोटें दे दो। मैं सोचता हूं कि हमें कुछ प्रकल्प, जिनको कहें कि कुछ कसम, या जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा हम अपने मन के अंदर एक प्रकार सा संकल्प लें कि हम राजनीतिक जीवन में हैं, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं, ऐसा दिखा के जाएं कि हमारे ना रहने के बाद, पद पर ना रहने के बाद या दुनिया में ना रहने के बाद कुछ ऐसा हो कि लोग हमें याद करें। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। सही बात। कि आज ये होते तो ऐसा होता है, आज ये नहीं हूँ तो ये नहीं हो पा रहा। तो यदि हमने ये प्राप्त कर लिया और लोगों के मन में ये भाव आ गया कि हमें एक रिक्तता महसूस हो रही किसी व्यक्ति के जाने से, तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि राजनीति के हम एक प्रकार से जिस उद्देश्य को लेके आए थे उसमें हम सफल हो गए। मैंने कुछ प्रकल्प अपने जीवन में, पहले जब मैं अपोजिशन में विधायक था तो उस समय लोगों के लिए चिकित्सा के लिए यहाँ आता था, बुंदेलखंड इलाके से आते हैं
और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी कांग्रेस के समय। तो अभी तो हम लोगों ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उसमें आग्रह करके सागर में मेडिकल कॉलेज खुलवाया। कुछ अस्पतालों का अपग्रेडेशन भी हुआ, लेकिन उतनी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे पाते हैं जितने की आवश्यकता होती है। जैसे गंभीर बीमारियां हैं, किडनी है, लिवर है, और हार्ट की है, कार्डियो प्रॉब्लम है, गायने की प्रॉब्लम है, महिलाओं के प्रदर के रोग हैं, और भी अनेकों रोग ऐसे होते हैं जिनका वहाँ इलाज नहीं होता। तो इस कारण से पहले मैं करता रहता था जब अपोजिशन में था। उसके बाद 2003 में जब मैं मंत्री बना तो उसके बाद से मैंने निश्चय किया कि बंगला है खाली पड़ा हुआ है। तो लोग आते थे, उन्होंने कहा भैया कहाँ रुक जाएं, तो मैंने कहा यहीं रुक जाओ। धीरे धीरे लोग रुके, दर्जनों लोग आते थे बीमार, इलाज उनके जो परिवार के लोग आते थे, उनके परिजन, सेवा खुशामद वाले भी आते थे, उनको देखने के लिए भी वो लोग, उनके परिचित आते थे, रिश्तेदार आते थे। तो मैंने यहाँ पर अपने 2 हॉल थे पहले, तो मैंने उनमें लोगों के लिए पलंग इत्यादि की व्यवस्था कर दी। लेकिन मैंने इस बात का संकल्प लिया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी आदमी या उससे परिचित किसी दूसरे को भी लाया, चाहे वो किसी इलाके का रहने वाला हो, किसी ज़िले का रहने वाला हो, लेकिन यदि उसको कोई बहुत सांघातिक और गंभीर बीमारी है तो इलाज के अभाव में आदमी की मृत्यु नहीं होना चाहिए। इलाज के अभाव में लोग अपने घर के जेवर गिरवी न रखें, अपनी पत्नी के, अपनी ज़मीन न बेचें, गिरवी न रखें, कर्जदार नहीं हो। और इसलिए ये है कि जितना हम अधिकतम कर सकते हैं गरीब आदमी के लिए, तो हमें वो करना चाहिए। भगवान ने हमें यदि कुछ थोड़ा बहुत अधिकार दिया है, क्षमता दी है हमें कुछ, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा, देखो कई प्रकार के दान होते हैं जीवन में। अर्थदान भी होता है, भूदान भी होता है, कन्यादान भी होता है। ये भी स्वास्थ्य दान है एक प्रकार से, कि मरते हुए आदमी के लिए बचाना। यदि उसके पास पैसा नहीं है, पड़ा हुआ है घर में, अनेकों प्रकार के रोग होते हैं, मान के चलता हूँ उम्र जैसे जैसे बीतती है तो और ज़्यादा रोग बढ़ते जाते हैं, तो उसके लिए एक सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो मैंने पिछले 2003 से शुरू किया, और मुझे बताते खुशी है कि भोपाल के अस्पताल में जो प्रतिष्ठित अस्पताल थे, ठीक ठाक अस्पताल थे, उनमें, या फिर जीएमसी अपना गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदी अस्पताल, इसमें मैंने लगभग पिछले अपने 2003 के बाद के कार्यकाल में, जब मैं बंगला आवंटित हो गया, मैं आया यहाँ पे, तो लगभग 30,000 लोगों का इलाज मैंने आज की तारीख तक कराया, जिसके पूरे प्रमाण मेरे पास में। मैं इस थोड़ा बीच में आपको टोकूंगा। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि 2003 से आज 2026 में हम बैठे हैं, करीब 22 साल से ज़्यादा हो गया इस समय। आज के समय में एक संकल्प को लेना तो आसान है, लेकिन उस संकल्प को निभाना मुश्किल है। तो आपका ऐसा वो क्या, आपको शक्ति कहाँ से मिलती है कि संकल्प को आप 22 साल से निरंतर बनाए हुए हो, जो कि आज भी उसमें नए नए नवाचार आप करते जा रहे हो? तो इस शक्ति के लिए 2 बातें हैं। एक तो अंतरात्मा, मन में एक भाव होना चाहिए कि हम सिर्फ एक विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है। मैं मंत्री रहा 20 साल, गाड़ी भी थी, बंगला भी था, सारी चीज़ें थीं, और भी ताम झाम था, लेकिन मैंने उसका उपयोग गरीबों के इलाज के। जब मैं अपने क्षेत्र से लौटता था तो मैं अपनी गाड़ी, जो एक आध और रहती थी पीछे, तो मैं उस गाड़ी में बीमारों के लिए भर के लाता था पूरी, और लाता था बंगले में रख के, उनके भोजन वोजन की व्यवस्था, और बीमार के लिए दूसरे दिन जो भी अस्पताल उपयुक्त होती थी उसमें भेज के, और उसके जो परिवारजन रहते थे उनको बंगले पर रख लेता था। यहीं पे खाने पीने की सारी चीज़ों की व्यवस्था, किचन थी। आवश्यकता देखते हुए धीरे धीरे बीमार को, फिर मुझे खुद लगा कि जितना बेहतर वातावरण मिलना चाहिए बच्चों के, उन लोगों के लिए, उतना बेहतर वातावरण नहीं मिल रहा। तो मैंने अभी 2-4 महीने पहले पूरी का रिन्यूअल करवाया, नए पलंग, गद्दा, चादर वगैरह सब, और जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी। और तो और मैं ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर भी यहीं पर उपलब्ध रखे हुए सब।
फिर एक बीमारी के बारे में, चूँकि मेरी नातन जो है उसका नाम वेदिका है, तो वो करीब 3-4 साल की हो रही है। तो जब वो जन्म हुआ उसका, तो उसके हार्ट में एक छेद था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो नहीं बच पाएगी, 2-4 दिन सर्वाइव कर पाएगी, नहीं बच पाएगी। लेकिन हमारे जो बेटे हैं अभिषेक भार्गव दीपू, तो उनका मन नहीं माना, तो वो उसको लेके दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में स्कॉट हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ। कोई डॉक्टर आते थे अमेरिका से, तो उन्होंने किया। हालांकि कठिन ऑपरेशन था, लेकिन वो बच्ची बच गई। लेकिन उन्होंने कहा कि हर साल इसको लिए या 6 महीने में आपको दिखाने आना पड़ेगा, जो जाते हैं। तो लगा कि ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे कि वो दिल्ली या स्कॉट या वहाँ पर नहीं जा पाते, बॉम्बे नहीं जा पाते। तो मैंने पता किया मध्य प्रदेश में कौन इस इलाज, तो पता चला कि इंदौर में एक डॉक्टर हैं, वो कर सकते हैं, बच्चों की आयु के आधार पे और बच्चों के वजन के आधार पे। तो फिर अभी पिछले 4-5 महीने, पिछले साल भर हो गया लगभग, हमने बच्चों का ये प्रकल्प शुरू किया। जो वेदिका है, जो बिटिया, वो जो नातन है, उसी के नाम पे हमने एक वेदिका फाउंडेशन का। फिर वहाँ से बच्चों को लाते हैं, जिसका ही फ़ोन आता है उसको लाने के लिए गाड़ी भेज देते हो घर पे। जब वो आ जाती है फिर उसको भोपाल लाते हैं, यहाँ पे चेकअप करवाते हैं। और यदि यहाँ ऑपरेशन होना हुआ तो ठीक है, नहीं तो इंदौर से ऑपरेशन करवाते हैं। अभी तक जितनों के हुए हैं सब सफल हुए हैं, 100% सफल हुए ऑपरेशन। अब ऐसा भी लगा कि बच्चों के लिए क्या होता है कि जब ये हार्ट के ऑपरेशन होते हैं उसके पहले बाद में तकलीफ होती, तो हमने एक अपना एक अलग से बच्चों के लिए एक मैंने देखा वो भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। उनको बच्चों का एक मिनी स्कूल लग रहा है वो पूरी तरह। हाँ, मतलब ऐसा जैसे स्कूल। तो मैंने ऐसे जिसमें उनका अच्छा आनंद का वातावरण रहा हो, धीरे बच्चे प्रसन्न रहें, खेलें कूदें सब। और उनके गार्जियन के लिए 3-4 पलंग की व्यवस्था वहाँ पर, इतना ही आ पाते हैं बच्चे, बड़े लोग ज़्यादा आते हैं। तो ये सारा का सारा किया। तो मुझे कहते हो खुशी है कि लगभग एक बड़ी संख्या में हम उसको, और इसलिए कि विधिवत, इसलिए नहीं कि हमको वोट या हमें कोई राजनीतिक लाभ की आकांक्षा है, जैसे कि आपने बताया, बल्कि जैसे मैंने कन्यादान योजना जब शुरू नहीं हुई थी राज्य सरकार की तरफ से, मैं 2001 में जब मंत्री था, और वो विधायक था, मैं अपोजिशन में, उस समय मैंने शुरू की थी। और आज की तारीख मुझे कहते खुशी है कि लगभग 25,000 गरीब बेटियों की मैं हाथ पीले कर चुका, कन्यादान ले चुका हूँ। तो ये जीवन में कुछ प्रकल्प हमने जो शुरू किए, जैसे विद्यादान है, तो हम एक विद्यालय चलाते हैं, 300 बच्चे, हम ज़्यादा नहीं करते, उसका बाकायदा थोड़ा सा इंटरव्यू लेके और उसमें प्रवेश देते हैं। तो 10-12 साल की उम्र के बच्चे उसमें प्रवेश करते हैं, और अब वो महाविद्यालय हो गया है, निःशुल्क उनकी भी शिक्षा है। संस्कृत महाविद्यालय, श्री गणेश संस्कृत महाविद्यालय है। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है, जो हम टीचर लगाए हुए हैं वहाँ पे 18, उनके लिए हम वेतन की व्यवस्था करते हैं। और इसके साथ में उनके बच्चों के नाश्ते की, भोजन इत्यादि व्यवस्था, और पाठ्य पुस्तकों की जो बनारस से भी मंगाना पड़ती है, गोरखपुर से भी, वो भी हम व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद में उन बच्चों के लिए घर भेजने का भी काम ये सब करते हैं कुल मिला के। और मुझे कहते हो खुशी है कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृत की परीक्षा हुई संदीपनी जो विश्वविद्यालय से, तो हमारे जो महाविद्यालय के बच्चे हैं उसमें टॉप 5 जो है उसी महाविद्यालय। तो शिक्षादान, कन्यादान, ये स्वास्थ्य दान, अनेकों प्रकार के जो जीवन में जो विकल्प लिया, तो जब तक जीऊँगा तब तक ये काम को करूँगा। पद पर रहे नहीं रहे, राजनीति करें नहीं करें, लेकिन इन कामों के लिए हम छोड़ने वाले नहीं हैं सब जन। तो बड़ा सुख मिलता है इसमें, आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में लगता है जैसे जब बच्चा जाता है यहाँ से लौट के, आपने कई हमारे फेसबुक पे वगैरह देखे होंगे, तो जब बच्चा लौट के जाता है हमारे पास में, कि हम उसके गार्जियन ले जाते हैं कि ये बच्चा हो गया और आपको सौंपते हैं। मैंने कहा ठीक है, पाल पोसो इसको, और एक आध बार और फिर दिखा लेना। तो ये भी एक अलग आनंद है। अब वो बच्चा यदि 3-4 साल का है तो हमारा वोटर तो है नहीं कुल मिला के। तो ये कोई लालच नहीं होता, लेकिन कुछ नाम के लिए, यदि मान लो आगे मेरे नहीं रहने के बाद जो रिक्तता उत्पन्न हुई, उस रिक्तता
को लोगों के लिए महसूस करना चाहिए कि यार आदमी होता है, आपकी पूंजी वही है। ठीक है, बात करते हैं, जैसे आपने बताया अभी हमारी स्वास्थ्य के प्रकल्पों पे बात हो गई है। अब आपका जो कन्या विवाह योजना जो आपने शुरू की थी और अब तक करीब आपने बताया 25,000 से ज़्यादा बेटियों की शादी हो गई है उसमें, तो मैं उसके शुरुआती उस समय को जानना चाहता हूं कि जब गोपाल जी युवा विधायक थे, युवा मंत्री थे, और आप उस दौर में वो प्रकल्प का विचार कैसे आपके मन में आया? नहीं, हमारे मंत्री बनने के पहले शुरू हुई योजना, तो शुरू हुई विधिवत शासकीय रूप से 2005 में। जी मैंने 2001 से शुरू कर दी थी। हमारे यहाँ आदिवासी गांव है कड़ता, जी वहाँ पे कम आयु की बच्चियों की शादी और अधेड़ लोगों से कर दी जाती। जो उनके पिताजी ने कर्ज ले लिया किसी अधेड़ व्यक्ति से, और वो कह रहा है कि फिर बाद में वो कहता था तो अच्छा बच्ची हमें दे दो, हम तो हमने कहा यार ये तो पाप का काम है। तो हमने फिर ये विचार किया, तो उस समय शिवशेखर शुक्ला जो अभी ACS हैं, उस समय कलेक्टर थे, तो मैंने शुक्ला जी से कहा हम यहाँ पर एक बड़े देव के जो उनके आदिवासियों के होते वहाँ पर एक हम कन्यादान कार्यक्रम करेंगे शुरू। तो कन्यादान कार्यक्रम जब शुरू किया, ताकि ये छोटी बच्चियाँ जो है ये अधेड़ और उनका जीवन नरक हो जाता है। तो पहली बार वो कार्यक्रम हुआ, धीरे धीरे मुझे लगा कि यार ये तो वास्तव में अभी भी देश में बहुत लाचारी है, गरीबी है और मुफलिसी है। लोग बच्चियों को, मतलब एक व्यक्ति तो 70,000 रुपया में उसकी बिटिया खरीद रहा, हमारे साथ कर दो, नहीं तो मैंने कहा नहीं, ये पैसा लो तुम अपना, लेकिन बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं होगी, दूसरे आदिवासी लड़के के साथ की। तो जीवन में ये सब चीज़ प्रसंग है चलते हुए। अब मैं पाप पुण्य नहीं जानता, मिलता होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी मिले तब भी ठीक है, और ईश्वर ने यदि अवसर दिया है तो करना चाहिए। वोटें तो जिंदगी भर मिलती भी है, नहीं भी मिलती हैं, दोनों बातें, कभी कोई देता कभी नहीं देता। ये हर काम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता, याद रहो आप, इसके लिए किया जाता है। जीवन के जन्म से लेके और उसके अंतिम समय तक आप साथ खड़े रहते हैं, आपका ये प्रयास रहता है। तो ऐसे में कई बार ऐसे मौके भी आते होंगे जब आपको लगता होगा कि और थोड़ा और, क्योंकि आप इतना तो कर रहे हो, लेकिन मुझे जो देखने में लग रहा है कि अभी तक आप करते थे युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, अब आपने छोटे बच्चों के लिए भी शुरू कर दिया है, तो अब और क्या आपने सोचा है? क्योंकि मुझे लग रहा है अब और तो आप निरंतर करते जा रहे हैं कुछ नया। देखिए, ये जो समस्या जो है वही योजना या विचार देती है दिमाग में कि ये बार बार आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं, क्या है, तो इनके लिए कुछ होना चाहिए। जैसे मैं एक प्रकल्प चलाता हूँ, जो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो अस्थि संचय करके वो पवित्र नदियों में अस्थि का विसर्जन नहीं कर पाते। नर्मदा जी है, प्रयाग हैं, प्रयागराज में, तो मेरी 2 अस्थि विसर्जन वाहन मेरे चलते हैं, 2। मोक्ष वाहिनी नाम दिया उसको, मोक्ष वाहिनी वाहन। तो हमारा आदमी जो जैसे ही फ़ोन आया तो हमारा आदमी जाता है और उनकी अस्थियां संचय करके उनके परिवारजनों सहित, और वो बरमान नर्मदा नदी में या फिर वहाँ पर प्रयागराज में जहाँ जैसा आवश्यक हुआ तो वहाँ पर वह अस्थि विसर्जन करने के लिए जाता है। वो इसलिए जन्म का उसका कि कई लोग आते हैं कि भैया हमें बरमान जाना है और हमें 2,000 रुपया दे दो या 3,000 रुपया दे दो, तो ये बड़ी समस्या। तो मैंने कहा एक वाहिनी किए देते हैं जिसमें दिन में 3-4 तो कम से कम लोगों की मृत्यु होती, उनकी अस्थियां हो जाती हैं, तो 4 लोगों के लिए 1 या 2 वाहन मर गई तो अलग से उनको वाहन नहीं करना पड़ता, और एक प्रकार से उनका वो भी कर्मकांड भी हो जाता। मैं तो वहाँ पे बरमान का जो घाट है, मैंने एक बड़ी धर्मशाला बनवाई, वहाँ पर एक घाट बनवाया, गोपाल घाट है, गोपाल धर्मशाला है, बहुत बड़ी धर्मशाला। कहीं नर्मदा किनारे शायद ही इतनी बड़ी धर्मशाला और घाट आपको देखने मिल जाए। मैंने बनवाया, ये करीब 10-12 साल पहले, 15 साल हो गए होंगे। तो हमने सिर्फ इसलिए, तो वहाँ पे हमने नाव भी रखी एक, और वहाँ पे एक वो अस्थि विसर्जन करने वाला, और वहाँ पे कर्म कांड करने के लिए एक पंडित भी हमने बैठा दिया कि चलो आदमी को दिक्कत नहीं हो।
तो ये अस्थि विसर्जन का काम फिर क्या होता, हमारे यहाँ ये एक परंपरा है त्रयोदशी की कि 13 दिन हो जाते हैं जब वो, तो वो 13वीं होती है। तो 13वीं के लिए भी गरीब लोग आ जाते हैं, कई लोग आ जाते हैं कि भैया परंपरा है 13 ही नहीं करेंगे, समाज से बंद हो जाएंगे। तो हालांकि बुरी बात है, लेकिन लोग जब बैठे ही आते हैं तो उनके इतना पैसा दे दो। कभी कभी क्या होता है कि पैसा किसके, उसका कि पता नहीं क्या उपयोग करे क्या नहीं करे। तो हमने कि आटे की बोरी हमने पिसा के और 50-50 किलो की बोरियां हमने आटे की रख ली, और हमने घी के उसके पी के वो ले लिए, और जो भी आता है तो उसके लिए आटे की एक बोरी और उसके लिए घी का पी हुआ, जाओ अब तेरे करो, सब्जी आप ले लेना। तो ये जो है ये कहीं किसी नियम में नहीं लिखा, कोई सरकार के कर्तव्य में नहीं है, विधायक के कर्तव्य में नहीं है। लेकिन मैंने देखा जब सैकड़ों की संख्या में लोग महीने में आते हैं तो इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था ही कर दोगे जिसमें ये, तो आप तो फ़ोन भर कर दो हमारी गाड़ी आपके यहाँ पहुँच जाएगी, तो और शमशान पहुँच जाएगी, आप अस्थि संचय करके और एक बोरी में उसको भर के वो ले जाना, तो विसर्जन कर देना। अब मैं थोड़ा सा राजनीति के बारे में, थोड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। आपको इतने वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, आज के समय में राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप बहुत बढ़ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपना ये टेलीविज़न मोबाइल वगैरह सब, तो अपना फटाफट कुछ भी अब वो कहना चाहिए तो फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या फिर उस पर किसी भी तरीके से, तो ये इस कारण से और ज़्यादा गतिशील। पहले हम लोग बयान देने के लिए अखबार के दफ्तर जाते थे और उसका खंडन करने के लिए, बयान छापने के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम बयान देना होता था तो अखबार के उसमें हम संपादक महोदय के यहाँ जाके बैठते थे कि साहब ये हमारा बयान है और इसके लिए छाप देना, और हम लोग उनसे थोड़ा निवेदन भी करते थे। सब कुछ नहीं है। अब तो ऐसा है, हवा से हवा में बात हो रही है, कुछ समझे भी नहीं आता है। पहले तो साक्षात फिर दूसरे दिन कोई जाता था तो खंडा निकलवा देता था, वो युग अलग था, अब ये दौर अलग है इसका। चुनावी राजनीति में आप गोपाल भार्गव जी धर्म और जाति को किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनाव में धर्म और जाति पूरी तरह फैक्टर निकल के सामने आता है? मैं घोर विरोधी हूँ जातिवाद का। धर्म के मामले में मैं धर्मांध नहीं हूँ, मैं धर्मांध नहीं हूँ। मैं धर्म को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, पूजन विधि सब कुछ करता हूँ, लेकिन अंधा न्याय नहीं हूँ किसी का। और इस कारण से अपने आप में, चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, तो इस कारण से मेरे परिवार में पैतृक रूप से अनेकों पीढ़ियों से ये सब कर्मकांड होता आया है, तो वो विरासत मिला है। तो हमारे घर में ना कोई किसी प्रकार का ये अंडा मुर्गी मांस वगैरह ये सब नहीं चलता। सारा परिवार हमारा पैतृक काल से हमेशा शाकाहारी रहा, सब कुछ है, उपवास भी सब प्रकार के जितने होते हैं, तो हम वहीं तक धर्म की, ऐसे भी नहीं है कि हम कोई बहुत उसी में लिप्त रहते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपना सनातन की जो परंपरा है उसका पूरी तरह निर्वहन करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार नेताओं के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, मंत्रियों के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है मंत्री के रूप में, क्या मर्यादा होनी चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सख्त अनुशासन है। उस समय समय पे हमारे वरिष्ठ नेता जो पदाधिकारी हैं वो इस बात की चेतावनी भी देते रहते हैं कि भाई पार्टी का एक परंपरा भी है, एक दायरा भी है, उसी के अंतर्गत आप बात करें, अन्यथा बात करने की आपको कुछ आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के बिगड़े बोल या किसी प्रकार का इस प्रकार का जिससे पार्टी को संकट खड़ा होता हो, परेशानी होती हो, पार्टी डिफेंस हो जाती हो, इस प्रकार का काम
नहीं करना ये पार्टी की परंपरा है। और जब कभी ऐसा होता है तो फिर पार्टी उस पर नोटिस भी देती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। ठीक है, मैंने देखा है कई बार सोशल मीडिया पे समर्थक लिखते हैं, आज भी आपके लिए या और भी तमाम नेताओं के लिए उनके समर्थक लिख रहे हैं। उनको उनको आप किस तरीके से देखते हैं कि समर्थकों का जोश है कि भाई अब जल्दी से मंत्रिमंडल विस्तार हो और कुछ बड़ा परिवर्तन हो? हर व्यक्ति का एक दायरा होता है, उसके समर्थकों का भी होता है। हर व्यक्ति का, हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसके कुछ निजी समर्थक रहेंगे, कुछ पार्टी के समर्थक रहेंगे, कुछ व्यवसायिक समर्थक रहेंगे, कुछ साथ पढ़े लिखे मित्र हैं तो वो भी समर्थक रहेंगे। सारे लोगों का अपना अपना आनंद है, हित भी होते हैं, कभी कभी आनंद भी होता है, चलो हमारा दोस्त है विधायक बन गया, मंत्री बन गया, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कोई अनर्थ नहीं है, ठीक है, समर्थक होना चाहिए, क्या नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति समर्थक के बिना अधूरा ही है, क्या पता। मोहन सरकार के 2 साल हो गए मध्य प्रदेश में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बड़ी उपलब्धियां या नवाचार आपने देखे? ठीक काम किया, अच्छा काम किया मोहन जी ने, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे नवाचार निकल के आपको दिखे हैं जो अभी मध्य प्रदेश में आए हैं, जिससे नए प्रकल्प कुछ? हाँ, कुछ पूंजी निवेश के बारे में काफ़ी एक्सरसाइज की है और उसके परिणाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की बहुत आवश्यकता है, खास तौर से एमएसएमई में। अब जहाँ पे आयरन और अब किसी प्रकार के ये अयस्क होते हैं जिनको अपन कहते हैं माइनिंग का काम, खनिज वगैरह का, तो वहाँ पे तो बड़ी फैक्ट्री लग जाती हैं। लेकिन अब बाहर से माल ला के यहाँ को बनाना तो महंगा हो जाता है, तो इस कारण से मध्य प्रदेश की से दूसरी बात, मध्य प्रदेश देश के बीच में, तो यहाँ हमारे यहाँ कोई कोस्टल एरिया वैसा समुद्री किनारा नहीं है कि जहाँ तक, तो इस कारण से मध्य प्रदेश को इस मामले में थोड़ा पीछे हो जाना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि लोग अधिकतर पसंद करते हैं जो हमारे समुद्र से लगे हुए मार्ग से हाँ, आसानी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती हैं। उससे काफ़ी उछाल आ जाता है उसमें। अब आप मध्य प्रदेश में आप युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि युवाओं का इस वक्त मैं देख रहा हूँ, अभी इंदौर में एमपीपीएससी के छात्र कुछ विरोध कर रहे हैं, बेरोजगारी थोड़ा बढ़ती जा रही है प्रदेश के अंदर, इस पे आप क्या बोलेंगे? क्या युवाओं को सिर्फ सरकार के भरोसे बैठना चाहिए या दूसरी नवाचार या दूसरे फील्ड में भी प्रयास करने चाहिए? इसमें आपकी क्या राय? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वो विचारक बने, पढ़ें लिखें, चिंतक बने, पाठ्यक्रम की किताबें भी पढ़ें, लेकिन इसके साथ में भी वो अच्छे जो विचारक हैं, जो अच्छे लोग हैं, या स्वयं कोई विचार मन में पैदा होता हो तो उसके लिए जिएं, वो उसके लिए जिएं। और युवाओं के अंदर कभी संघर्ष का भाव खत्म नहीं होना चाहिए, तभी वह युवा है, तभी वह युवा है। यदि संघर्ष का भाव खत्म हो गया तो फिर युवा आप कहलाने के अधिकारी नहीं होता। लेकिन जो जिस वक्त मैं भी देख पा रहा हूँ, अगर एक बार हम सोच लेते हैं कि हमें सरकारी नौकरी ही करना है, तो हम इस कदर उसमें डूब जाते हैं कि अगर वो नौकरी हमें नहीं भी मिलती है तो हम पूरी तरह बेरोज़गार हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके अलावा किसी दूसरी तैयारी को आगे नहीं रख पाते हैं। ऐसे समय में एक युवा क्या करे? हमारी शिक्षा व्यवस्था की कुछ कमियां रही, उसके पीछे यही है कि हम वैकल्पिक रोजगार के बारे में हमने सोचा नहीं है, सोचने नहीं दिया है, मार्गदर्शन नहीं मिला, और इस कारण से कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में भी, कुंठा में थोड़े लोग आ जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो एक अच्छा गुरु मिलना चाहिए उनके लिए, कम से कम मार्गदर्शक अच्छा हो। तो मैं आपसे एक और एक थोड़ा लीक से हटके ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है। आज मैं कहीं बैठा था, चर्चा हो रही थी, तो मुझे बताया गया कि भैया आजकल हमें छोटे काम करने वाले गिग वर्कर नहीं मिल रहे हैं, जिसमें बेड़ई हो, जिसमें कारपेंटर हो, जिसमें लाइट फिटिंग करने वाला हो, ये जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं, इसके वर्कर नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में वो काम ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उन कामों को सीख नहीं रही है, इसमें बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बात सही है, उसके पीछे एक मुख्य कारण और भी,
कारण ये है कि मशीनीकरण इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि ये जो हमारे परंपरागत काम हैं वो ख़त्म होते हैं, वो खा रहा है इसको। वो एक कार से मशीनीकरण ऐसा हो गया कि हमारे छोटे छोटे जो काम थे, कभी हम साबुन अपने गांव में बना लेते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कभी हम अपने गांव में अच्छा तेल बना लेते थे अपने बालों में डालने के लिए, अपने दर्जनों चीज़ें अपने गांव में। हम जूते, जब हमको ब्रांडेड जूते चाहिए, हमको ब्रांडेड, हमको बालों में डालने का तेल चाहिए, ब्रांडेड साबुन चाहिए, शैम्पू हमारे यहाँ कोई वो रीठा रहता था उससे शैम्पू बना लेते थे। सारी चीज़ें, 50 चीज़ें ऐसी हैं। तो ये जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये हमारे परंपरागत धंधों के लिए खा रही हैं। और जो है भी थोड़ा बहुत हमारा स्किल्ड लेबर, तो इजराइल भी चला गया, ईरान भी चला गया, हाँ दुबई वगैरह, यूए चला गया, सारा खाड़ी के देशों में चला गया, तो वहाँ अच्छी सैलरी मिल रही, मजा है, तो अब वहाँ पर कमा रहा है, तो किसी को रोक तो सकते नहीं है। ठीक है, उसको वहाँ ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो सुनिश्चितता है। मेरा अभी आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप उस दौर से निकल के आए हैं जहां फ़ोन नहीं थे, फिर फ़ोन आए, लैंडलाइन आई, फिर कीपैड मोबाइल आए, फिर ये टच फ़ोन आए, स्मार्टफोन 2G 3G 4G 5G, आज एआई आ गया है। गोपाल भार्गव जी, इस एआई युग को किस तरीके से देखते हैं? इस एआई युग में क्या बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं आने से? देखिए, मैंने बहुत दौर भी देखा है जब डिब्बा वाला फ़ोन भी नहीं था हमारे गांव में, और उसके बाद डिब्बा वाला आया, उससे नंबर मांगते थे, वो एल्यूमिनियम के तार होते थे, उन पर खम्भे लगे, खम्भे चलते थे। फिर कहीं सागर की बात करना हुई, कहीं और बात करना हुई तो नंबर मांगते थे, घंटे 2 घंटे बैठना पड़ता था, नंबर लगता था। ऐसा हम यहाँ भोपाल में जब शुरू में विधायक बने तो एमएलए रेस्ट हाउस में रहते थे, तो फ़ोन लगाने सेकंड ब्लॉक में एक आप एक्सचेंज था, वहाँ से यदि हमें घर फ़ोन लगाना हुआ तो हमें कहो 2-4 घंटे बैठना पड़े, कहो दूसरे दिन हमें फ़ोन हमारा कनेक्ट हो ही है। वो युग भी हमने देखा। और आज का जो आप कह रहे हैं मोबाइल वाला और ये सब इंटरनेट, ये सब देखा। एआई के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा, मैंने कोई रिसर्च नहीं, जानकारी भी नहीं है, और इसके अलग से मैं नहीं कह सकता। अब खोज है, काफ़ी हो रही। मस्क साहब हैं जो कुछ भी दुनिया को सिखा दें, भगवान जाने क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री एवं रहली से वरिष्ठ विधायक पंडित गोपाल भार्गव जी, जिनको हमने सुना, उनके प्रकल्पों को सुना, उनके जीवन के कुछ किस्सों को सुना, उनके विचारों को सुना। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।